टू फिफ्थ पीरियड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम प्रतीक शिवालिक सर की KVS PRT टेस्ट सीरीज़ के कोड ए के जर्नल इंग्लिश सेक्शन के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस वर्ड्स। सेंटेंस है हमारा एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ। इसका मतलब है कि अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा सोचना। तो हम शुरुआत करते हैं सेकंड ऑप्शन से, जो है मलेस। मलेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक बहुत हल्की सी और जनरल फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग हेल्दी। मतलब आप कभी खुश महसूस नहीं करते हैं, हेल्दी महसूस नहीं करते हैं, बहुत जनरली उसको बोलते हैं मलेस। उसके बाद आता है डिसइफेक्टेड। देखिए मलेस हम समझ चुके हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जी। तो मलेस जो है वो होती है, इसको लिख देते हैं मलेस, जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग अनहैप्पी एंड सैड। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिएगा जिसको भी ज़रूरत लगे नोट करने की। उसके बाद आता है डिसअफेक्टेड। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक तरह से रिबेलियस। मतलब जो भी अपनी सरकार से या जिस पार्टी को या जिस नेता को सपोर्ट करता है उसके विचारों से खुश ना हो और अपनी जो विचारधारा है उसको बदल ले, उसको हम बोलते हैं डिसअफेक्टेड। तो ये भी एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, आता है डिसअफेक्टेड। ठीक है, डिसअफेक्टेड का मतलब हम एक आसान भाषा में समझे तो हम बोल सकते हैं रिबेलियस। ठीक है, उसके बाद में आता है फोर्थ, दैट इज मलिंगर। मलिंगर का मतलब होता है एक तरह से वर्ब है ये, और इसका मतलब होता है जब आप दिखावा करें बीमार होने का, है ना, या घायल होने का, जिससे कि आपको काम ना करना पड़े। अक्सर ही हम लोग क्या करते हैं ना, ऑफिस ना जाने के लिए बहाने करते हैं तबीयत खराब होने का, तो उसे हम बोलते हैं मलिंगर। तो उसको हम बोल सकते हैं प्रीटेंड टू बी सिक। ठीक है, ये हो जाता है मलिंगर। अब आता है हमारा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज हाइपोकॉन्ड्रिया, और यही हमारा सही आंसर है, बिकॉज हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव कंसर्न अबाउट योर हेल्थ। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन, और हाइपोकॉन्ड्रिया का जब आप मतलब देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, तो वहाँ पे एक्सेसिव वर्ड आपको ज़रूर से मिलेगा, एक्सेसिव कंसर्न अबाउट वंस हेल्थ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, पहले का आंसर हुआ हमारा पहला। चलिए ये मैं रब कर देता हूँ, जिसको भी नोट करना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड इडियम फ्रेज इन द सेंटेंस। तो सेकंड वाला जो है इसका मतलब है, और सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है उसमें इडियम है ब्लेज अ ट्रेल। देखिए ब्लेज अ ट्रेल का जो मतलब होता है, अगर हम इसका हिंदी में वर्ड टू वर्ड मतलब समझें तो वो ये होगा कि मशाल लेकर आगे आगे चलना। ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, और ब्लेज का मतलब होता है एक तरह से आग लगाना, है ना, मतलब आग जलाना। तो उसका मतलब ये होगा कि आप मशाल लेकर आगे आगे चल रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप और लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। आपके साथ आने वाले जो लोग हैं, आपके पीछे जो आने वाले लोग हैं, आप उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। तो इसका यहाँ पर मतलब हो जाएगा टू लीड द वे एज अ पायनियर। पायनियर का मतलब होता है किसी भी फील्ड में जो आदमी बहुत नॉलेज जिसे होती है, जो एस्टेब्लिश्ड होता है, उसे हम बोलते हैं पायनियर। ठीक है, तो सेकंड वाला जो ईडियम था उसका हम मतलब समझ चुके हैं। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए सबको पता है जो आंसर है इसका वो होगा फोर्थ, रेफ्रिजरेटर। ये हमारा जो है इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। देखिए फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है ना, जो हमारे जंबल सेंटेंसेस होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि इन्हें सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा दिमाग लगता है। जी चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। तो फोर्थ में हमारे देखिए दो पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट तो ये दिया हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स।
ये हमारा फिक्स है अपनी जगह पर। और उसके बाद में लास्ट में दिया हुआ है सिक्स्थ पार्ट, ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो उसमें हमें बीच के जो 4 हिस्से हैं वो सही क्रम में, सही सीरीज में जोड़ने हैं। देखिए इसको एक बार पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। अब देखिए बैड हैबिट्स जो है हमारा नाउन आ चुका है, तो इसके बाद क्या आता है, जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, नाउन के बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। तो पी क्यू आर एस चारों में हेल्पिंग वर्ब देखें तो हमें कहाँ मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब मिली यहाँ पर, ये क्या है, इज, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो सेकंड क्या आ गया हमारा, इज द यूज ऑफ टोबैको, ये हमारा फर्स्ट के बाद सेकंड सेंटेंस हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि एस कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है। देखिए पहले एस यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ तो हमारे कट हो गए यहीं से, ठीक है। अब हम फर्स्ट और थर्ड में से देखते हैं कि कौन सा हमारा सही हो सकता है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। टोबैको तक हमारा हो चुका है। उसके बाद देखते हैं कि टोबैको के बारे में कौन बात कर रहा है। यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको, एक सेंटेंस कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं कनेक्टर कहाँ पे है, सेंटेंस को ज्वाइन करने वाले वर्ड्स कहाँ पे हैं। देखिए एंड है, ये कंजंक्शन है, कनेक्टर है, ठीक है, ये हो सकता है। ऑफन नहीं हो सकता। विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी कनेक्टर की तरह काम करता है जब पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना होता है। तो एक बार इनको दोनों को लगा के देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको एंड इवन बाय चिल्ड्रन, कोई मतलब नहीं बन रहा। लेकिन अगर विच वाले सेंटेंस को लगाकर देखते हैं पी को, तो विच इज नाउ स्मोक्ड और च्यूड बाय मैन, विच प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो सेकंड हमारा क्या हो गया, एस पी, विच इज स्मोक्ड और च्यूड बाय मैन। तो एस और पी दो जो है हमने ये निकाल लिए, और सेंटेंस अगर हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि एस के बाद आर आ रहा है यहाँ पे, तो आर क्या है, विच इज द सॉरी वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको ऑफन बाय वुमेन, आर। तो यहाँ पे सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा सही आंसर क्या आ गया, फोर्थ का फर्स्ट, एस पी आर क्यू। अब इसको हम एक बार सही से पढ़ के देख सकते हैं और देख सकते हैं कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो रही है और ये परफेक्ट मीनिंग बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो इसको पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको विच इज नाउ स्मोक्ड और च्यूड बाय मैन, ऑफन बाय women and even by children almost all over the world. This makes perfect sense. तो हमारा आंसर क्या हो गया फोर्थ का, फर्स्ट। आइए अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है ये, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज अ एरर इन इट। इसमें हमें एरर ढूंढना है। तो सेंटेंस बोलता है, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है नॉट ओनली, ये हमें मार्क करना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आगे समझेंगे। नॉट ओनली ऑन what papers you have selected but on how you have written them। अब देखिए यहाँ पे ये खत्म हो गया सेंटेंस। नॉट ओनली जो है ना, ये कंजंक्शन है, और नॉट ओनली कंजंक्शन कैसा है, कंपाउंड कंजंक्शन है। तो नॉट ओनली अकेला नहीं है, नॉट ओनली के साथ एक पेयर फॉर्म होता है, वो होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जहाँ जहाँ नॉट ओनली आएगा वहाँ उस सेंटेंस में बट ऑल्सो आना ज़रूरी है। देखिए आइए देखते हैं। Your success in the IAS examinations depends not only on what papers you have selected, but अब but के बाद यहाँ पे क्या है, also missing है, यही क्या है हमारा एरर, but also on how you have written them। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एरर कौन से पार्ट में मिला, थर्ड पार्ट में। आइए चलते हैं सिक्स्थ पर। सिक्स्थ भी हमारा एरर है, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, हैवी रेन सही है, कोई दिक्कत नहीं, नाउन अपनी जगह पर है। प्रिवेंटेड अस वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। टू गो टू द सिनेमा, अब यहाँ पे ये जो है ना, टू गो टू द सिनेमा, इस समय हमें एरर लग रही है। और वो एरर क्यों लग रही है, देखिए यहाँ पर टू की जगह पे होना चाहिए फ्रॉम, टू की जगह पे क्या होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए टू का जो यूज़ है ना, हमेशा टू का जो यूज़ है वो कभी भी दो नाउन्स को या दो प्रोनाउंस को कनेक्ट करने के लिए आता है। टू का यूज़ करते हैं हम कनेक्ट करने के लिए, और फ्रॉम का जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम सेपरेट करने के लिए। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, बारिश की वजह से जो हम बात कर रहे हैं अपनी, वी जो सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट की तरह पे यूज़ हुआ यहाँ पे अस, तो हम लोग जो है सिनेमा नहीं जा पाए। तो सिनेमा और हम सेपरेट हुए ना, अलग अलग हुए, तो यहाँ पर हम टू का यूज़ तो कर ही नहीं सकते, वो गलत हुआ। तो यहाँ पे सही यूज़ क्या हुआ, फ्रॉम। तो सिक्स्थ का आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, दैट इज आर। आइए सेवेंथ पे आते हैं।
कन्वर्ट द गिवन सेंटेंसेज इनटू एक्टिव स्लैश पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस समझते हैं। somebody told me that there had been an explosion in the town hall। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है somebody, किसी ने बताया, और ऑब्जेक्ट क्या है, told me, किसे बताया गया, मी को बताया गया। अब हम क्या करते हैं पैसिव में, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, तो उसको क्या बन जाता है, वो एजेंट बन जाता है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में से सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। तो देखते हैं आई कहाँ कहाँ पे, देखो आई तो चारों में है। ठीक है, अब somebody told me, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आ रहा है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे किसके, इसके साथ क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। भाई सेकंड फॉर्म का क्या हो जाता है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, तो आई वॉज टोल्ड, भाई टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गया, तो आई वॉज टोल्ड तो सही है। अब आई वॉज टोल्ड कहाँ पे है, देखो यहाँ पे आया आई वॉज इन्फॉर्म्ड, ये भी हो सकता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जब नरेशन जब की बात आती है, जब रिपोर्टेड स्पीच चेंज करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स हम यूज़ कर लेते हैं जिनका कि आइडिया सेम होता है। और उसके बाद फोर्थ में ये भी आई वॉज टोल्ड बोल रहा है, तो यहाँ तक तो चारों जो है हमारे सेम आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं, बाय समबडी अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। अब यहाँ पे क्या बोला है, दैट देयर हैड बीन, और यहाँ पे अबाउट द एक्सप्लोजन। देखिए ऐसे जो चेंजेस होते हैं ना, जहाँ पे हम सेंटेंस को चेंज कर देते हैं लेकिन मीनिंग सेम रहता है, वो हम नरेशन में करते हैं, वो वॉइस में नहीं करते। वॉइस में जो सेंटेंस है हम वो सेम ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गलत। सेकंड पे आते हैं, आई वॉज टोल्ड अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। अगेन डिटेल्स मिस हो रही हैं, वर्ब अलग हो रहा है, सब कुछ अलग हो रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। आई वॉज इन्फॉर्म दैट देयर वॉज एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। अब देखिए यहाँ पे आया देयर हैड बीन, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है देयर वॉज, ये भी गलत हो गया। क्योंकि हैड बीन कहाँ पे आता है, हैड बीन आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और इसका जो पैसिव वॉइस है ना उसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। यहाँ पे हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो फोर्थ वाला देखते हैं, आई वॉज टोल्ड बाई समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। बहुत सही, इसमें कोई एरर नहीं है। देखिए मी का तो बना आई, टोल्ड का बन गया वॉज प्लस टोल्ड। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म था, यहाँ पे वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाय समबडी ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा आ गया यहाँ पर। दैट करेक्टर है, दैट तो आएगा ही। देयर हैड बीन, देखिए एक चीज, आई वॉज टोल्ड बाई समबडी अलग सेंटेंस है, दैट से कनेक्ट हो रहा है, एंड देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, ये अलग सेंटेंस है। ठीक है, दैट जो है कनेक्टर का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, समझ रहे हैं। तो समबडी टोल्ड मी का क्या हो गया, आई वॉज टोल्ड बाई समबडी, एंड उसके बाद दूसरा सेंटेंस दैट अपनी जगह पे आ गया, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखा तो देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। वो ऐसे के वो वैसे के वैसा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव में कोई भी चेंज नहीं होता। आते हैं एट्थ पर, ही सेड टू सीता। यहाँ पे हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। तो एट्थ में बोलता है, ही सेड टू सीता, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी। ठीक है, अब एक चीज़ सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में वो इंटेरोगेटिव ना होकर असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। जो क्वेश्चन होता है वो हट जाता है, उसको स्टेटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। चलिए तो देखते हैं, ही एनक्वायर्ड सीता वेन डिड शी। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड आया वेन, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो भाई ये तो इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर चल रहा है। सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर चल रहा है, तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, और वैसे भी गलत है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन तो हम पूछते ही नहीं है, वहाँ पे तो असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस आता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही एनक्वायर्ड सीता when she intended to pay back the money she borrowed from him। अब देखिए यहाँ पे क्या है, you borrowed, verb देखते हैं, you borrowed from me, और यहाँ पे भी borrowed from him, तो borrowed का फॉर्म भी तो चेंज होना चाहिए था। भाई यहाँ पे क्या है, ये है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये किस में जाना चाहिए था, ये किस में जाना चाहिए था, सोचिए, ये जाना चाहिए था पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे गया क्या, नहीं गया, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, थर्ड को छोड़ देते हैं, एक बार फोर्थ पे आते हैं, ही एनक्वायर्ड व्हेन सीता इंटेंडेड टू पे बैक द मनी शी बोरोड फ्रॉम हिम। देखिए पहली बात तो बोरोड ही चेंज नहीं हुआ,
वो चीज़ गलत हो गई। तो इसी वजह से यहाँ पे हम जो है इसका इसी वजह से ये जो है यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ गलत हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे क्या है, वेन डू यू है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो हम डू यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो थर्ड वाला देखते हैं, ही एनक्वायर्ड सीता, यहाँ तक कोई गलती नहीं। वेन शी इंटेंडेड टू, अब इंटेंडेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो भाई सीधी बात है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो वो कहाँ चेंज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। पे बैक द मनी शी हैड बोरोड, अब यहाँ पे क्या था, शी बोरोड, तो बोरोड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। बोरोड फ्रॉम हिम, ठीक है, ये यहाँ पे बोरोड फ्रॉम मी। अब मी की मी कौन बोल रहा है, ये ही जो है, यही तो अपने आप को मी बोल रहा है, और जब ये ही, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और यहाँ पे ही का फॉर्म लेके जब हम चलेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या आएगा, हिम। तो थर्ड वाला जो है ये हमारा हो जाएगा सही है। अब आते हैं नाइन्थ में। नाइन्थ है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ये कह रहा है यहाँ पे ही वॉज स्पेस एक्सेप्ट द ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन। एक तो यहाँ पे दी और ग्रजिंगली के बीच में आएगा स्पेस, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो जो इंसान था, अब नीचे ऑप्शंस देखें तो सेंसिबल एक वर्ड आ रहा है चारों ऑप्शंस में, मतलब कि सेंस की बात हो रही है, उसकी समझदारी की बात हो रही है। तो इसका एक बार मतलब समझते हैं। ही वॉज सेंसिबल इनफ टू एक्सेप्ट द ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन। अब एक चीज़ देखिए, ग्रजिंगली का मतलब होता है अनविलिंगली, अनचाहे मन से। अब जब कोई आप अनचाहे मन से आपको इन्विटेशन देगा तो क्या आपकी समझदारी उसे एक्सेप्ट करने में होगी या ना करने में होगी, आपकी समझदारी उसे एक्सेप्ट ना करने में होगी। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस एक बार फिल करके देखते हैं। ही वॉज नॉट इनफ सेंसिबल टू एक्सेप्ट द ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है नॉट इनफ सेंसिबल, मतलब कि वो इतना समझदार नहीं था। भाई समझदारी की बात तो नहीं आ रही है, बात क्या आ रही है, इन्विटेशन ना एक्सेप्ट करने की। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, ही वॉज सेंसिबल इनफ टू एक्सेप्ट द ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन। अब अगर कोई अनचाहे मन से आपको न्योता दे रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो समझदारी वो भी नहीं होगी, तो ये भी गलत हो गया। आते हैं थर्ड में, एक बार फोर्थ में आ जाते हैं। ही वॉज सेंसिबल इनफ टू नॉट एक्सेप्ट द ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन। मतलब क्या है कि वो इतना समझदार था कि वो उसको एक्सेप्ट ना करे जो अनचाहे मन से न्योता दिया गया। और थर्ड बोल रहा है ही वॉज सेंसिबल इनफ नॉट टू एक्सेप्ट द ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन। अब आप लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि दोनों का मतलब कहीं ना कुछ सेम सिमिलर निकल के आ रहा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है। देखिए डिफरेंस यहाँ पर है, यहाँ पे सेंसिबल इनफ है ना, ये तो हमारा हो गया एकदम अलग वर्ड, ये तो हो गया हमारा अलग सेपरेट वर्ड, इससे तो हमें मतलब है ही नहीं। अब बात क्या आती है, बात आती है नॉट की और एक्सेप्ट की। भाई न्योता हमें स्वीकारना ही तो नहीं है, तो नॉट और एक्सेप्ट में रिलेशन हुआ, और इनको जोड़ेगा कौन सा प्रेपोजिशन, टू। और यहाँ पे क्या है, इनफ और नॉट के बीच में टू लग रहा है, तो मतलब ये जो कनेक्शन बन रहा है ये नॉट में और इनफ में बन रहा है। भाई इनफ का तो नॉट से कोई रिश्ता ही नहीं है, रिश्ता किसका है, नॉट का एक्सेप्ट से। तो इसलिए हमारा थर्ड वाला जो है ये सही हो जाएगा। ही वॉज सेंसिबल इनफ, वो इतना समझदार था, नॉट टू एक्सेप्ट द ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन, अनचाहे मन से दिए गए न्योते को ना स्वीकारने के, मतलब ना स्वीकारे, इतना वो समझदार था। ठीक है, तो ये थर्ड वाला हमारा यहाँ पे हो गया। अब आता है लास्ट 10th क्वेश्चन, दैट इज सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इज सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एक दूसरे को फॉलो कर रही हो सीरीज में, समथिंग दैट फॉलोज वन आफ्टर द अदर इन अ सीरीज। ठीक है, रैपिड का मतलब देखें तो देखिए रैपिड का मतलब हो जाता है बहुत ही तेज चलने वाली कोई भी चीज़ जो बहुत क्विकली मूव कर रही हो। ठीक है, विक्टोरियस का मतलब हो जाता है कोई भी ऐसी चीज़, मतलब ये भी एडजेक्टिव है विक्टोरियस, और ये उस व्यक्ति के लिए यूज़ में होता है जिसने अभी हाल ही कोई जीत हासिल की हो, जिसने किसी पर विजय प्राप्त की हो। उसके बाद आता है बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट का मतलब होता है, ये भी एडजेक्टिव है, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है या संस्था के लिए जो कि परोपकारी हो, लोगों का भला कर रही हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा वर्ड आता है कॉन्जिक्यूटिव।
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी एकदम वही होता है जो सक्सेसिव का हमारा मतलब है, समथिंग दैट फॉलोज द अदर इन अ सीरीज, ठीक है, लगातार जिसे हम हिंदी में बोलेंगे वो हो जाता है कॉन्जिक्यूटिव। तो ये था हमारा कोड ए जनरल इंग्लिश का सॉल्यूशन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। हम बहुत ही जल्द KVS, रीट, यूपी टेट, MP टेट, NVS, DSSB, SSC, IBPS, एयरफोर्स, नेवी, NDA सभी के लिए इंग्लिश के कंप्लीट कोर्सेज ला रहे हैं, वो भी बिना किसी कीमत के, बिल्कुल मुफ्त। अगर आप ये सभी कोर्सेज फ्री में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।